नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं बहुत ही एक हॉट टॉपिक, जो टॉपिक भी हॉट है और जिसके अंदर का मैटर भी बहुत हॉट है, क्योंकि अपना भारत है वो हॉट बनता जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है वो सारे हम आज के सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। आखिर ये मुद्दा उठा कहाँ से? हाल ही में AQI.in ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसके अंदर बताया गया है कि विश्व में जो सबसे गर्म देश हैं उनके अंदर भारत सबसे गर्म देश है, और विश्व के 20 सबसे जो गर्म शहर हैं उनमें भारत के 19 शहर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है कि सबसे गर्म जो शहर है वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं। इसके पीछे के कारण को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि हमारे देश में जो गर्मी बढ़ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारा देश विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। और विकासशील देश होने के कारण यहाँ पर उद्योगों की संख्या है जो औद्योगिक क्रांति आने के बाद में निरंतर बढ़ती जा रही है, समय समय पर बढ़ती जा रही है, नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही है, जिससे कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कार्बन ज़्यादा इमिट हो रहा है। और जनसंख्या अपने देश की बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कार्बन इमिट करने वाले प्रसाधनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक पतीला लिया, उस पतीले में गर्म पानी किया, पानी गर्म करके आपने उसको किसी पत्थर पर रख दिया। उसको ठंडा होने में करीबन आधा एक घंटा लगेगा, और उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कन्वेक्शन, यानी कि संवहन। पर्यावरण में हवा चलती है, जो हवा ठंडी हवा है वो उस पानी को गर्म पानी को ठंडा कर देती है। दूसरा रीज़न है उसके ठंडे होने का, जिस पत्थर पर वो रखा गया है उस पत्थर में वो जो गर्मी है, उस पानी की जो गर्मी है वो रेडिएट हो जाती है। जब भी किसी पदार्थ के अंदर एनर्जी रहती है तो वो एनर्जी उस मैटर से निकलकर जहाँ कम एनर्जी है वहाँ पर चली जाती है, रेडिएट हो जाती है। उसी प्रकार जब हमारी पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है, सूर्य की किरणों में क्या होता है? सूर्य की जो किरणें होती है उसमें एनर्जी होती है, सूर्य की किरणों में एनर्जी होती है। वो एनर्जी पृथ्वी के ऊपर आती है, वो एनर्जी पृथ्वी के ऊपर आती है। पृथ्वी उस एनर्जी को, उस हीट को, उस गर्मी को सोख लेती है। जब वो वापस से गर्मी ऊपर जाती है, यानी कि इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो जब आप रेगिस्तान में जाओगे तो रेगिस्तान में आप दिन में जाओगे तो वहाँ पर बहुत भयंकर गर्मी रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी वहाँ पर पड़ती है और वो जो धरती है वो उसको गर्मी को सोख लेती है। लेकिन जैसे जैसे शाम का समय होता है, रात का समय आता है, तो वो जो धरातल है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो गर्मी है, पृथ्वी की जो गर्मी है वो वहाँ से हीट निकलकर वापस से ऊपर की ओर उठने लग जाती है रात को, जैसा कि मैंने आपको गर्म पतीले के उदाहरण से समझाया। उसी प्रकार पृथ्वी की जो रेगिस्तान की जो गर्मी है वो ऊपर उठने लग जाती है। अब आप ये चीज़ नोटिस करना, जब आप रेगिस्तान में जाओगे और वहाँ पर अगर रात को बादल हो रहे हैं तो जो दिन में गर्मी पृथ्वी के ऊपर आई थी, जो धरातल वहाँ की सतह जो गर्म हुई थी वो गर्म ही रह जाती है, वो वापस ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि बादल उसके बीच में आ जाते हैं। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पर्यावरण में कार्य करती है। जब वो सतह पर गर्मी आती है, धरातल पर गर्मी आती है, वो ऊपर जाने की कोशिश करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बीच में रोक लेती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी हीट रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? ग्रीन हाउस गैसेज कुछ होती हैं, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन हाउस गैसेज होती है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है इसको समझने के लिए हम देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में CO2 सबसे मुख्य है, उसके अलावा मीथेन है अपने पास में, इसके अलावा सल्फर और इन सब के कुछ ऑक्साइड है वो होते हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण अपने पास में है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ही सबसे ज़्यादा भारत में जो गर्मी बढ़ रही है उसका कारण यही है, क्योंकि हम रेफ्रिजरेटर है, AC है, गाड़ियां हैं, इन सब से हम क्या निकाल रहे हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। पर्यावरण में जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पर्यावरण में गर्मी बढ़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आखिर पर्यावरण में होनी कितनी चाहिए, इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि एक डाटा हमारे पास में है जिसके द्वारा पिछले कुछ सालों पहले से लगातार 6000 वर्षों से पर्यावरण में CO2 की जो मात्रा है वो 280 ppm रही है।
280 ppm, पार्ट्स पर मिलियन, 280 पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि पर्यावरण में अगर मैं 1 मिलियन पार्टिकल्स लेता हूं, उसमें से 280 पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हो सकते हैं, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाए वो भी सही नहीं है। फिर जो धरातल के ऊपर गर्मी आई है, दिन में जो गर्मी आई है, वो जब वापस ऊपर जाएगी तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं रोक पाएगी, तो सतह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, सारी की सारी गर्मी है वो ऊपर चली जाएगी, इससे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक लिमिट है वो निर्धारित की गई है कि पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 280 पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए, और ये 6000 वर्षों से 280 तक ही रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे ही औद्योगिक क्रांति भारत में बढ़ी है, तो इसकी जो संख्या है वो बदल चुकी है, और ये 280 से 440 पार्ट्स पर मिलियन तक बढ़ गई है। 280 से 440 पार्ट्स पर मिलियन, 440 पार्ट्स पर मिलियन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जो गर्मी बढ़ रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। देश के सबसे जो गर्म शहर हैं उसमें एक थोड़े दिन पहले लिस्ट जारी हुई जिसमें 100 शहर हैं, जिसमें से 90 शहर हैं वो इंडिया में हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई कार्बन एमिशन तो और भी देश कर रहे हैं, विकसित देश है वो भी कर रहे हैं, विकासशील देश भी और बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा इंडिया में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया है उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये जो गैजेट्स हैं जिनसे ऐसे जो संसाधन है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है, कार्बन का एमिशन ज़्यादा होता है, वो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और तेज़ी से बढ़ा है तो वो ग्राफ जिस प्रकार से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करी है उसने उसी प्रकार से ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में पर्यावरण में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में बढ़ी है, इसके लिए कुछ वैज्ञानिक, कुछ बुद्धिजीवी निकल कर आते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड 440 पार्ट्स पर मिलियन बढ़ी है, इसको हम एक टेक्निक से कम कर सकते हैं। इसको हम एक टेक्निक लाएंगे, CO2 सकिंग मशीन बनाएंगे हम, CO2 सकिंग मशीन। ठीक है, CO2 सकिंग मशीन। ये जो CO2 सकिंग मशीन है, इसके द्वारा हम ये जो पर्यावरण में 280 से 440 कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट्स पर मिलियन बढ़ गई है, इसको वापस कम कर लेंगे। पर्यावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को ये मशीन सोख लेगी। ठीक है, लेकिन उन बुद्धिजीवियों को ये नहीं पता कि ये जो मशीन बनेगी, इस मशीन को चलाने के लिए भी आपको कार्बन है वो इमिट करना पड़ेगा। कार्बन तो फिर भी इमिट होगा, क्योंकि एनर्जी है वो किसी ना किसी फॉर्म में अगर चेंज हो रही है, कोई ऐसे प्रसाधन यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलनी तय है। अब इसके लिए हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे ये गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो ये जो लू बढ़ रही है, हीट वेव जो बढ़ रही है, हीट स्ट्रोक जो बढ़ रहा है, इसको एक बहुत बड़ी जो महामारी है वो घोषित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यानी कि इसको नोटिफाइड डिजास्टर घोषित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये बात का निर्धारण कौन करेगा? हमारी गवर्नमेंट करेगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है 2005 का, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये जो एक्ट है 2005, इसके अंदर जो भी बीमारी का नाम, जो भी महामारी का नाम, जो भी समस्या का नाम, जो भी इन चीज़ों का नाम लिखा गया है, उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो आपको कंपनसेशन देगी। तो डिजास्टर जो भी ऐसी आएगी, उस डिजास्टर के लिए मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया है 2005 का। अब हुआ क्या, इंडिया में 15वां वित्त आयोग बना। 15वें वित्त आयोग ने मना कर दिया कि जो हीट स्ट्रोक है उसको आप हीट स्ट्रोक जो है उसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट के जो एक्ट है 2005 का, उसके द्वारा नोटिफाइड डिजास्टर घोषित नहीं कर सकते। क्या घोषित नहीं कर सकते? नोटिफाइड डिजास्टर। नोटिफाइड डिजास्टर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2023 में एक डाटा आया था, गवर्नमेंट का डाटा है, मैं नहीं बता रहा। तो 2023 का जो डाटा आया था, इसके अंदर 780 लोग हैं वो हीट स्ट्रोक से इनकी डेथ हो गई थी। अगर तब तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर नोटिफाइड डिजास्टर घोषित कर दिया जाता हीट स्ट्रोक को, किसको? हीट स्ट्रोक को, ये जो लू चलती है इसको, हीट स्ट्रोक को, तो ये जो मरने वाले लोग हैं इनको कम से कम 4 लाख रुपए एक जने को गवर्नमेंट को देने पड़ते, यानी कि गवर्नमेंट इनको कंपनसेशन देती। तो ये जो कंपनसेशन दिया जा रहा है, ये जो 4 लाख रुपए गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं, इसके लिए वित्त आयोग ने मना कर दिया कि इसके द्वारा सरकार के ऊपर बहुत भारी जो वित्तीय समस्या है वो आ जाएगी सरकार के ऊपर। इससे बचने के लिए हमें ये जो हीट वेव है इसको जितने दिन तक हो सकता है उतने दिन तक टाल सकते हैं हम इसको नोटिफाइड डिजास्टर इसको घोषित नहीं करते हैं। लेकिन जब 16वां वित्त आयोग आया, 16वें वित्त आयोग ने वापस से ये सरकार को बोला है कि आपको हीट स्ट्रोक को नोटिफाइड डिजास्टर घोषित करना चाहिए, हीट स्ट्रोक को नोटिफाइड डिजास्टर घोषित करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। लेकिन कुछ स्टेट इसमें बहुत उभरते हुए आ रहे हैं, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा लू चलती है, उसके अलावा यूपी है और आपका केरल है।
इन 3 स्टेट ने अपने स्तर पर स्टेट लेवल पर ही इसको नोटिफाइड डिजास्टर घोषित कर दिया है। किसको? हीट स्ट्रोक को। तो आज ऐसी गर्मी बढ़ रही है, जब हम सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे 8 बजे निकलते हैं, तब ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने हमारे चेहरे पर गर्म ब्लोअर चला दिया है। उसी प्रकार हमें लगता है कि जैसे पानी है बोतल में, तो वो जो पानी की बोतल है वो सोने के कलर की हो जाती है। जो बच्चे सुबह-सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे अपन दोपहर में स्कूल जा रहे हैं। तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि हमें ये जो संसाधन है, जो प्रसाधन है हमारी सुविधा के लिए हैं, इसको हमें, इसके उपयोग को हमें कम करना पड़ेगा। क्योंकि जो हम एक ऐसी जो पीढ़ी है वो निकल कर आ रहे हैं कि जो हमें विरासत में मिली है चीज़ें, उनको भी हम खा रहे हैं, उनके पर्यावरण को भी हम खा रहे हैं, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके पर्यावरण का भी हम नाश कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों का जो प्रयोग है वो लिमिटेड रूप से करना चाहिए और अपने पर्यावरण है उसको बचाना चाहिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आज के सेशन में आपने चीज़ों को अच्छे से समझा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।